हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। एज वी ऑल नो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज की जो क्लास है आपकी वो बैच के साथ साथ यूट्यूब पर भी है। तो आज की क्लास में हम फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इवन टीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप किसी भी टीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो DSSS भी हो, EMRS हो, KVS हो, तो ये जो क्वेश्चन है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, द रेजिस्टेंस इन अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स आर मेड अप ऑफ। कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जो रेजिस्टेंस है वो किससे बना होता है? ओके, ऑप्शन गिवन है कॉपर, आयरन, मैग्नीन या फिर ब्रास। तो एज वी ऑल नो कि जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर? पोस्ट ऑफिस बॉक्स, post office box, it is a device used to measure unknown resistance. तो क्वेश्चन में पूछा था कि द रेजिस्टेंस इन अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स आर मेड अप ऑफ, दैट इज मैग्नीन. Magnin, it is an alloy of copper, manganese and nickel. Clear कि it is an alloy of copper. Copper कितने परसेंट? That is 85%. After that manganese is 2% and nickel is also 2%. क्लियर हुआ? तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर. ठीक है, तो मैग्नीन की द रेजिस्टेंस इन अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स आर मेड अप ऑफ मैग्नीन. इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर 85%, मैग्नीज 12% एंड निकेल इज 2%. क्लियर? तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. सो दैट इज टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.6931 अपॉन लैम्डा. ठीक है जी, दैट इज टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.6931 अपॉन लैम्डा. तो लेट्स सी ऑप्शन. तो आपको दिख रहा होगा जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.6931 बाय लैम्डा, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर. क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1000 watt raises the temperature of 5 kg of a liquid from 25 degree Celsius to 31 in 2 minutes. और क्वेश्चन में पूछा है कि what is the हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, कि द्रव की ऊष्मा क्षमता क्या है. तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका वो आपका होमवर्क में है. इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इथाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर साइनाइड. कि जब इथाइल ब्रोमाइड किसके साथ? सिल्वर साइनाइड दैट इज AgCl इसके साथ ट्रीट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? तो एज वी ऑल नो कि व्हाट इज इथाइल ब्रोमाइड? दैट इज CH3CH2Br. दैट इज इथाइल ब्रोमाइड किसके साथ? ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर साइनाइड दैट इज AgCl. तो ये क्या फॉर्म करेगा? CH3CH2NC प्लस AgBr. ठीक है जी, तो लेट्स सी ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट है आपका CH3CH2Cn. ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो ये हो गया गलत. CH3CH2N डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, ये भी गलत. और CH
डबल बॉन्ड CH। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, CH3 CH2 CN जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर और दैट इज सिल्वर साइनाइड। और इस तरह का क्वेश्चन यूपीटीजीटी में भी, DSSB में भी और इवन EMRS में भी पूछा गया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉनकेव मिरर इज नॉट यूज, कि इनमें से किस में कॉनकेव मिरर जो है वो यूज नहीं होता। ऑप्शन है शेविंग ग्लास, दूसरा है रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, थर्ड है इंटरनल पार्ट्स ऑफ ईयर और फोर्थ है रियर व्यू मिरर इन कार्स। तो एज वी ऑल नो, मैं बात करूं शेविंग ग्लास, तो शेविंग ग्लास पे कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कॉनकेव मिरर यूज नहीं होता। ठीक है, दूसरा है रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट, इसमें भी कौन सा होता है, इसमें भी होता है कॉनकेव। ठीक है जी, इंटरनल पार्ट्स ऑफ ईयर, तो इंटरनल पार्ट्स ऑफ ईयर में भी कौन सा यूज होता है, इसमें भी होता है कॉनकेव। कौन सा होता है, कॉनकेव। अब बचा फोर्थ ऑप्शन, तो वही क्या होगा सही आंसर, क्योंकि रियर व्यू मिरर इन कार्स, तो इसमें कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, इसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, इसमें कॉनकेव मिरर यूज नहीं होता। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं सब में क्या यूज होता है, कॉनकेव मिरर, बट इन रियर व्यू मिरर इन कार्स इसमें जो मिरर यूज होता है वो कॉन्वेक्स होता है। और क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कॉनकेव मिरर जो है वो यूज नहीं होता, तो आपका जो ऑप्शन फोर्थ होगा वो क्या होगा, सही आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो ये क्वेश्चन आपका यूपीटीजीटी में और इवन DSSB दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। जब मैंने DSSB के सारे PYQ सॉल्व करवाए थे उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया था। चलो लेट्स सी, 4 फोर्स गिवन है, कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, फ्रिक्शनल। ठीक है जी, अब इसमें पूछा है कि विच ऑफ दीज आर नॉन कंजर्वेटिव, कि इनमें से कौन सी नॉन कंजर्वेटिव है। तो एज वी ऑल नो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसे होती है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज कंजर्वेटिव। तो मैं अगर ऑप्शन देखूं तो पहला है ऑल, तो ऑल तो नहीं है, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि सिर्फ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो मैंने भी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो कैसी है, वो कंजर्वेटिव है, तो ये भी गलत। अब बचा मैग्नेटिक और लास्ट ऑप्शन है बोथ मैग्नेटिक एंड फ्रिक्शन। तो जो मैग्नेटिक और फ्रिक्शनल है वो कैसी है, वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है जी, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। एज वी ऑल नो कि एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है, तो आप सब रिवीजन ही कर रहे होंगे। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि बहुत मैग्नेटिक एंड फ्रिक्शनल ये कैसे हैं, नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर, एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स इन प्राइमरी एंड n टर्न्स इन सेकेंडरी। If the input is 220 volt, we want 11 volt output. तो what is the value of n? ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है जी, तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर हम किस लिए यूज करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर आर यूज टू ट्रांसफर AC सप्लाई वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड टू transfer AC supply voltage, AC supply voltage from one coil, AC supply voltage from one coil to another, from one coil to another via EMI। ठीक है जी, अब एक चीज आपको पता होगी कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें 2 कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो आप लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल, प्राइमरी कॉइल और दूसरा सेकेंडरी कॉइल। यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, सबको पता होगी। ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन इज गिवन बाय
V1 upon V2 is equals to N1 upon N2. Transformer equation is given by, that is V1 upon V2 is equals to N1 upon N2. और हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें क्वेश्चन में N2 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो V1 है दैट इज 220 वोल्ट इनपुट। ठीक है जी, जो V1 है वो कितना है, दैट इज 220 वोल्ट इनपुट सोर्स वोल्टेज। ठीक है जी, V2 कितना है, सॉरी V1 कितना है, दैट इज 220 वोल्ट। अगर मैं बात करूं N1 की, यानी कि नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, तो कितने हैं नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, दैट इज 100। क्लियर है इतनी बात कि नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल यानी कि N1 कितना है, 100 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल ये आप लिख सकते हैं कितना है, 100 है। N2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ये आप सबको पता है। और V2 कितना है, दैट इज 11 वोल्ट आउटपुट, दैट इज 11 वोल्ट आउटपुट। तो ये वैल्यूज आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। फॉर्मूला क्या था, दैट इज V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। कर दीजिए पुट। V1 कितना है, दैट इज 220 वोल्ट अपॉन V2 कितना है, 11 वोल्ट इज इक्वल्स टू N1 100 और N2 हमें निकालना। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू आएगी 5। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है 1, दूसरा है 5। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था N2 की वैल्यू क्या होगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। An electric transformer has 100 turns in primary or n turns in secondary. If the इनपुट इज 220 वोल्ट AC, तो हमें क्या निकालना था, वी वांट 11 वोल्ट आउटपुट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2। तो एज वी ऑल नो जो ट्रांसफार्मर इक्वेशन है, अगर आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। दैट इज V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, V1 दैट इज एज वी ऑल नो दैट इज 220 वोल्ट और ये क्या था, इनपुट सोर्स वोल्टेज। आफ्टर दैट N1 100 इन किसमें, टर्न्स इन प्राइमरी। N2 निकालना था, V2 की वैल्यू क्या है, 11 वोल्ट। ठीक है जी, तो निकाल ली, फॉर्मूले में पुट की, सिंपल है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको गिवन था, आपको बस वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी थी और आपका आंसर आ गया 5। ठीक है जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच गैस इज इवॉल्व, कौन सी गैस इवॉल्व होगी व्हेन वाटर इज एडेड, जब वाटर किसके साथ ऐड किया जाएगा, टू कैल्शियम कार्बाइड एट रूम टेम्परेचर। कि जब हम कैल्शियम वाटर को किस में ऐड करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड में, कैल्शियम कार्बाइड में क्या ऐड करेंगे, अगर हम वाटर को ऐड करेंगे तो कौन सी गैस है जो इवॉल्व होगी। ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन या फिर एसिटाइलिन या फिर एलिन। ठीक है जी, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, ये होता है CaC2 प्लस वाटर 2H2O। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा C2H2 प्लस CaOH2। तो इसने क्या फॉर्म किया, ये फॉर्म करता है एसिटाइलिन। ठीक है जी, ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है एसिटाइलिन। क्लियर हुई इतनी बात, इंपॉर्टेंट है कि जब कैल्शियम वाटर इज एडेड टू कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, दैट इज CaCO2। जब इसमें वाटर ऐड किया तो ये क्या फॉर्म करता है, कौन सी गैस इवॉल्व होती है, दैट इज एसिटाइलिन। ठीक है जी, एसिटाइलिन। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है हाइड्रोजन, गलत, मीथेन गलत, एसिटाइलिन जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन इजी था, आगे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट अ बीटा रे, जब न्यूक्लियस जो है वो बीटा रे को एमिट करता है, ठीक है, व्हाट डज नॉट चेंज, तो क्या चेंज नहीं होता है, तो जो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो चेंज नहीं होता है। तो लेट्स सी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर, तो व्हेन अ न्यूक्लियस एमिट अ बीटा रे, तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो जो पहला ही ऑप्शन होगा यही क्या हो गया सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है उसके लिए आप हमारा बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी कोर्स सिर्फ 349 है, जिसमें आपको टॉपिक्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, ऑलमोस्ट जो कंप्लीट है। 1-2 चैप्टर्स, हार्डली 1 चैप्टर बचता है जो कंटिन्यू है, वो भी अब आपका 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट हम साथ ही साथ डिस्कशन कर ही रहे। ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज ये हमने डिटेल वीडियो भी डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना और ये जो बैचेस
स्पेशली केमिस्ट्री स्पेशल बैच है जो आपको सभी टीजीटी एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है। ठीक है जी, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। चलो जी, डायमंड, डायमंड एज वी ऑल नो दैट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट, ये दोनों क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, या फिर कह सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये तो बात क्लियर है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये क्या है, दैट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, या फिर कह सकते हैं कि क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इतनी बात क्लियर है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये किससे ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये आप सबने पढ़ ही रखा होगा, ज्वाइंट टुगेदर बाय, ये क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ज्वाइंट टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। चलो जी, अब पूछा है इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो एज वी ऑल नो डायमंड भी क्या है, एलिमेंट, और ग्रेफाइट भी क्या है, एलिमेंट। तो ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए। अब बात करें ओजोन, ओजोन एज वी ऑल नो दैट इज अ, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है। बचा क्या, सिलिका, सिलिका जो है वो एक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सिलिका क्या होता है, दैट इज SiO2 इज नॉट एन एलिमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है। क्लियर हो इतनी बात, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन न्यूट्रल एटम, किसकी बात हुई है, न्यूट्रल एटम के पास क्या है, हैज 2k इलेक्ट्रॉन, ओके, प्लस 8l इलेक्ट्रॉन, ओके, ये गिवन है इन न्यूट्रल एटम, 2k इलेक्ट्रॉन, 8l इलेक्ट्रॉन और 6m इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अब पूछा है 6m इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन एंड d इलेक्ट्रॉन सेपरेट इन एटम विल बी। ठीक है, तो बताना है कि इसमें बताना है sp,d, तीनों का ही बताना है, s इलेक्ट्रॉन, ठीक है, p इलेक्ट्रॉन एंड d इलेक्ट्रॉन सेपरेटली इन द एटम विल बी। हमें एक चीज पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि इन न्यूट्रल एटम 2k इलेक्ट्रॉन, 8l इलेक्ट्रॉन और 6m इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 + 8 + 6, 8 9 10 और 6 दैट इज कितना आ गया, दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि क्लियरली इट इज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। इतनी बात क्लियर है कि क्लियरली it is an atom of oxygen, clearly it is an atom of oxygen। यहां तक कोई कंफ्यूजन, हमने क्या निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्लियरली यहां से क्या पता चल रहा है, इट इज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। कोई डाउट यहां तक, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो 2 2 4 4 5 6 6 6 16। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट कर दिया। अब हम देखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, क्या देखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, 2 2 4 और 2 6। तो कितने हो गए, सॉरी दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो इन्हें ऐड करेंगे, ये कितना हो गया, टोटल 2 2 4 2 6। तो टोटल कितने हो गए, s में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट यहां तक, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए। कैसे निकाल लिया, 2 + 2 + 2। यहां तक कोई डाउट नहीं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, sp,d, तो हमने p ऑर्बिटल के निकाल लेंगे। ठीक है जी, p ऑर्बिटल के दैट इज 2p6, 3p4। ठीक है, 2p6, 3p4। तो कैसे निकालेंगे, 6 + 4 तो कितने हो गए। अब p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो s में कितने हो गए, s में हो गए 6, और p में कितने हो गए, p में हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब बात करें d के लिए, तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। ठीक है, तो d में कितने हो जाएंगे, 0। तो लेट्स सी ऑप्शन, s में 6,
तो बात हुई है इसमें 6 SPD। तो एस में 6 ये गलत, 6 है लेकिन पी में कितने हैं 10 है, ये गलत। वैसे हम यहां से भी डायरेक्टली निकाल सकते थे, 2 2 4 14 6 और 6 और 4 10, ठीक है, सिंपल निकाल सकते थे। 6 10 डी के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो डी में कितने हो गए 0, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा यही क्या होगा आपका सही आंसर। क्लियर हुआ इतनी बात, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है द टेम्परेचर एट विच, ठीक है, द टेम्परेचर की वह तापमान जिस पर तरल का वाष्प दबाव वायुमंडल के बराबर हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है मेल्टिंग पॉइंट गलत, दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट गलत, तीसरा है क्रिटिकल टेम्परेचर गलत, फोर्थ आपका बॉइलिंग पॉइंट, जो क्या हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम वुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन डैश कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक क्वेश्चन फिजिक्स का होमवर्क में था और एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का होमवर्क में। फिजिक्स में आपका क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक, और केमिस्ट्री में आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इनका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ट्राई हाइब्रिड हैज मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, कि इनमें से कौन सा ट्राई हाइड्राइड ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ये सब क्या है, PH3, ASH3, NH3, SbH3, ये सब क्या है, दीज आर ट्राई हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। These are trihydride of group 15 एलिमेंट। पूछा है कि किसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर लिख लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार DSSB में भी आया हुआ है और ये आपका UPTGT में भी पूछा गया है, ठीक है। देख रहे हो ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका इवन KVS में भी पूछा गया है। ये हमने जब सॉल्व किए थे इस तरीके के क्वेश्चन हमने वहां भी देखे हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, दैट इज NH3, आफ्टर दैट PH3, ASH3, SbH3। तो सबसे ज्यादा किसका हुई, NH3 यानी कि अमोनिया। तो फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है was assigned group 3A in the Mendeleev periodic table, but वो किसका मेंबर है, but is a member of group 13 in the 18 group of modern periodic table, ठीक है जी। तो बात करें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, तो एज वी ऑल नो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ये सब आपको कॉमन सी बात पता होगी। पूछा है कि कौन सा एलिमेंट है, तो वो है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो लेट्स सी, पहला गलत, दूसरा ऑप्शन क्या होगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दोनों कंटेन करता है। लेट्स सी, पहला ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है दैट इज CCl4, तो CCl4, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है दैट इज CCl4। तो इसमें क्या होता है, ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2। ये भी कैसा होता है, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी इसमें आयनिक, एक सेकेंड, CaCl2, तो इसमें होता है आपका आयनिक, क्योंकि ये होता है Ca2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, तो इसमें कोवेलेंट नहीं होता है। इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है आयनिक, ठीक है जी। Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब बात करें अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, कि जो अमोनियम क्लोराइड है NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें आयनिक के साथ साथ आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट करेक्ट या फिर कोवेलेंट
बॉन्ड। तो आपको आपका आंसर मिल गया कि जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही आंसर। तो वाटर है, वाटर में आप सब बता सकते हैं H2O। तो H2O वाटर में कौन सा होता है, तो वाटर में भी कौन सा होता है, कोवेलेंट होता है। कौन सा होता है, कोवेलेंट। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन हो गए गलत, जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या होगा सही आंसर। क्लियर है इतनी बात। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो इसमें जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात करें आयनिक की तो इसमें जो केमिकल बॉन्ड होता है इन विच जो एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, वही दूसरा गेन करता है और वो नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। ऐसे क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो बिटवीन दो नॉन मेटल्स के बीच में होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है। बट आयनिक बॉन्ड जो होता है वो एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, आयनिक का ज्यादा होता है, इनकी पोलैरिटी भी कम होती है, बट आयनिक बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्या होती है, हाई होती है। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो पहला है बोर मॉडल ऑफ एटम फेल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, कि बोर मॉडल ऑफ एटम फेल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। बात तो सही है, ये ऑप्शन है आपका सही। पूछा है कौन सा सही नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, बोर मॉडल फेल टू एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, ये भी सही है। बोर एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, उन्होंने वो भी एक्सप्लेन नहीं किया था। लास्ट है बोर एटॉमिक मॉडल, ये सही है, ये तीनों आपकी स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट पूछी है तो बोर एटॉमिक मॉडल ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव, कि जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रीट करते हैं कि वो क्या है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। जब भी मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम कराया था उसमें मैंने आपको बोर के पोस्टुलेट ये मैंने आपको क्लियर कट बताया था और सेम वहीं से एज इट इज आपका क्वेश्चन है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है दैट इज ये क्या है सही आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ही यहाँ से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अमंग द हैलाइट ऑफ सिल्वर, ये क्या है, सिल्वर के हैलाइट्स हैं, चांदी के हैलाइट में, इनमें से द वन विद लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, पानी में सबसे कम घुलनशीलता वाला कौन है। ठीक है, तो एज वी गो डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, तो हाइड्रेशन एनर्जी इज फाउंड टू डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एज द आयंस गेट लार्जर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा बिटवीन द आयंस एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनिक साइज जो होता है हेलोजन का वो बढ़ता है और हाइड्रेशन डिक्रीज होती है, तो इस केस में सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, घटेगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर का, तो जो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना, दैट इज AgF, AgCl, AgBr और AgI। ठीक है जी, तो इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज AgI। फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन एस ऑर्बिटर इज दैट इज 2। लेट्स सी, जो पहला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, बाकी के 6, 10, 14 ये सारे क्या हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20 है। अमंग द केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो, कि कुछ केमिकल रिएक्शन गिवन है, आपको बताना है कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, एज वी ऑल नो कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमने यूट्यूब पे भी डिटेल में किया है और इवन बैच में भी हमने डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज होता है, नया प्रोडक्ट बनता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लूकोज प्लस 6O2। ठीक है, 4Fe प्लस 3O2, क्या यहाँ ये दो रिएक्टेंट्स हैं और इसने फॉर्म किया 2Fe2O3, क्या ये डबल डिकम्पोजिशन है, नहीं है। क्या ये डबल डिकम्पोजिशन है, ये भी नहीं है। CuSO4Fe, ये फॉर्म हुआ FeSO4 प्लस Cu, ये भी डबल डिकम्पोजिशन नहीं है। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर मैं एक जनरल सी इक्वेशन देखूं AB प्लस CD, जिससे आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये क्या फॉर्म करेगा, AD
प्लस बी सी। तो ये एक जनरल इक्वेशन है किसकी, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो इसमें जो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस एक्सचेंज होते हैं और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास में। तो हमने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। तो आई होप आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।